उम्र का फासला भी कभी कभी कुछ कम ज़्यादा सोचने का दायरा तय करता है। 19 साल की लड़की 43 साल की स्त्री को भला क्या समझेगी। ऐसी सोचकर मेरी समझ पर आपकी कोई शंका पनप रही है तो पहले ही साफ कर दूं कि जिस स्त्री की चर्चा करने जा रही हूँ उसकी यात्रा का एक अंश हूँ मैं। उसी पूर्णता, उसी उम्मीद की किरण तक बढ़ती हुई चलती हुई मनीषा की बेटी हूँ मैं। आइए समय के द्वार से हमारे जीवन दृश्य में प्रवेश करें। हम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के रामनगर कॉलोनी के पैतृक घर में रहते हैं। इस एक मंजिले मकान में 2 कमरे, एक सामान्य आकार का डाइनिंग हॉल और एक ड्राइंग रूम है। बाहर छोटा सा बरामदा और 4 सीढ़ी नीचे उतरकर छोटे छोटे कुछ पौधों के साथ बाहरी दरवाजे पर यह घर पूरा होता है। 48 साल के मेरे पापा सुनील चौधरी सरकारी नौकरी में हैं। उनका बेटा नमन यानी मेरा भाई अभी 10वीं में है। मैं कंचन, उनकी बेटी, स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा। हम दोनों भाई बहन का शारीरिक गठन नैन नक्श माँ की तरह है। यह है हमारी माँ मनीषा, 43 साल की उम्र में जिसने नियमित व्यायाम से 32 सा युवा शरीर बरकरार रखा है। हमेशा मृदु मुस्कान से परिपूर्ण उसका चेहरा। मेरी मम्मा हम दोनों भाई बहनों के लिए हमेशा खास रही। मम्मा को हम मात्र स्त्री के रूप में ही नहीं समझते, बल्कि एक पूर्ण बौद्धिक व्यक्तित्व के रूप में। सुबह 9 बजे का समय था। कॉलेज के लिए निकल रही थी मैं। घर में रोज की तरह कोलाहल का माहौल था। पापा सरकारी कार्यालय में सहायक विकास अधिकारी थे। वे अपने बॉस के अन्य 10 मातहतों के साथ उनके अधीन काम करते थे। लेकिन घर पर मेरी मम्मा पर उनका रौब किसी कलेक्टर से कम ना था। मनीषा, टिफ़िन में देर है क्या? यार, घर पर तो कुछ करती नहीं हो, एक यह भी नहीं हो रहा है तो बता दो। पापा बेडरूम से चीख रहे थे। दे दिया है टेबल पर, मम्मा ने बिना प्रतिक्रिया की सूचना दी। दे दिया है तो जबान पर ताले क्यों पड़े थे? चाय ला रही थी, लंच बॉक्स भरा बैग में रख रही हूँ। सरकारी नौकरी है, समझ नहीं आता तुम्हें? यह कोई चूल्हा चौका नहीं है, मिनट मिनट का हिसाब देना पड़ता है। मम्मा टिफ़िन और पानी की बोतल ऑफिस के बैग में रख नियमानुसार पापा की कार भी पोंछ कर आ गई थी और पापा टिफ़िन लिए बैठे रहे थे। यह रोज की कहानी थी। यह जतलाना की माँ की तुलना में पापा इस परिवार के ज़्यादा महत्वपूर्ण सदस्य हैं। उनका काम मम्मा की तुलना में ज़्यादा महत्व का है। यह दृश्य हमारे ऊपर विपरीत ही असर डालता था। इस बीच भाई और हम अपना टिफ़िन लेकर चोरों की तरह घर से निकल जाते। रात को पापा की गाली गलौज से मेरी नींद उचट गई। रात 12 बजे की बात होगी। मैं शोर सुन मम्मा की चिंता में अपने कमरे के दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो गई। मम्मा पापा के साथ बेडरूम में थी। मम्मा शांत लेकिन कुछ ऊंचे स्वर में कह रही थी, आपके हाथ पैर अब मैं नहीं दबा पाऊंगी। आपकी करतूतों ने बर्दाश्त की सारी हदें तोड़ दी हैं। आपकी जिन किन्हीं लड़कियों और महिलाओं से संपर्क हैं, वे आपकी कमजोरियों का फ़ायदा उठा रही हैं। आप अपने ऑफिस की महिला कलीग को अश्लील वीडियो साझा करते थे। मैंने सहा, किसी स्त्री को क्या गिफ्ट दिया, बदले में आपको क्या क्या मिला, मैंने अनदेखा किया और चुप रही। लेकिन अब आप सीमा से आगे निकलकर उन्हें घर तक लाने लगे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं हमें? क्या बच्चों से छिप रहा है यह? आज पहली बार मम्मा ने हिम्मत कर अपना विरोध दर्ज कराया था। पहली बार उसने पापा के हुक्म को अमान्य करके अपनी बात रखी थी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। परिणाम भयंकर होना ही था। मेरे पापा ऐसे व्यक्ति थे जो उनकी गलती बताने वाले का बड़ा बुरा हश्र करते थे। और तब जब उनके कमरे में मम्मा का सोना
उनकी सेवा के लिए ही था। झन से जिंदगी कांच की तरह टूटकर बिखर गई। आशा, भरोसा, उम्मीद का दर्पण चकनाचूर हो गया। पापा ने मम्मा को जोरदार तमाचे मारे। मम्मा दर्द से बिलख कर उन्हें देख ही रही थी कि पापा ने मम्मा के पेट पर एक जोर का पैर जमाया। मम्मा उफ कहकर जमीन पर बैठ गई। मैं जानती हूँ यह दर्द उसके शरीर से ज़्यादा मन पर था। आत्मसम्मान और आत्महनन की चोट वह सह नहीं पाती थी। अब एक भी आवाज़ निकाली तो जबान खींच लूँगा। मैं कमाता हूँ, तुम लोग मेरे पैसे पर ऐश करते हो। औकात है नौकरी करके पैसे घर लाने की। जिस पर आश्रित हो उसी को आँख दिखाती हो। जो मर्जी होगी वही करूँगा मैं। अफसर हूँ मैं, तुम क्या हो? एक नौकरी करके दिखाऊँ तो समझूँ। मेरी नौकरी पर पाबंदी तो आपने ही लगा रखी है। अच्छा, नौकरी करना क्यों चाहती हो मालूम नहीं है जैसे मुझे। सब बहाने हैं गुलछर्रे उड़ाने के। तुम्हें लगता है नौकरी के बहाने में मौज करता हूँ, तो तुम भी वही करोगी। पापा के पास ज़बरदस्त तर्क थे। वे तर्क जाल से सामने वाले को बुरी तरह बेजबान कर देते थे। मैं मम्मी की ज़िंदगी करीब से भोग रही थी, कहे तो भाई भी। शायद इसीलिए उसमें पिता की तरह न होने का संकल्प मजबूत हो रहा था। लेकिन मम्मा, क्या मैं जानती नहीं रातें उसकी कितनी भयावह होती होगी जब वह अकेली अपनी यातनाओं को पलकों पर उठाए रात का लंबा सफ़र अकेली तय करती होगी। इकोनॉमिक्स में एमए करके उसकी शादी हुई थी। पति के रौब-दाब और स्वेच्छाचारी स्वभाव के बावजूद जैसे तैसे उसने डॉक्टरेट की, नेट परीक्षा भी पास की जिससे कॉलेज में लेक्चरर हो सके। और तब पल पल सब्र बोया है। दुख मुझे इस बात का है कि इतना भी क्या सब्र बोना कि फसल जिल्लत की काटनी पड़े। पापा चूंकि बेहद स्वार्थी किस्म के व्यक्ति थे, इसलिए मम्मा पर हमारी जिम्मेदारी पूरी की पूरी थी। याद आती है सालों पुरानी बात। नानी बीमार थी। मम्मा को हमें 2 दिन के लिए पापा के पास छोड़कर उन्हें मायके जाना पड़ा। तब भाई 6ठी और मैं 10वीं में थी। हमारी परीक्षाएं थीं, इसीलिए हम मम्मा के साथ जा ना पाए। 2 दिन हम भाई बहनों ने ठीक से खाना नहीं खाया। जैसे तैसे ब्रेड बिस्कुट से काम चलाते रहे। मम्मा को याद करके हम एक एक मिनट गिना करते और पहाड़ सा समय गुजारते। पापा होटल से अपने पसंद का तीखी मसालेदार सब्जियां मंगाते, जबकि हम दोनों मासूम बच्चों के होठ और जीभ भरपेट खाना खाने की आस में जलकर भस्मीभूत हो जाते। आश्चर्य कि मेरे पापा हमारा बचा खाना भी खा लेते, लेकिन कभी पूछते भी नहीं कि हमने फिर खाया क्या। मम्मा हमारे लिए छिपाकर अलग खाना बनाती थी ताकि पापा के लिए बना तीखा मसालेदार खाना हमें रोते हुए ना खाना पड़े। शायद मम्मा जानती थी बच्चों को अभी संतुष्ट होकर भरपेट खाना खाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे भी मम्मा हमें खाना बनाना भी सिखाती चलती ताकि बाहर जाकर हमें दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े। मैं बड़ी हो रही थी, मुझ में सही गलत की परख थी। ताज्जुब होता था पापा के विचारों पर। वे मौके बेमौके खुलकर कहते थे कि अगर उनके घर में रहना है तो किसी और की पसंद का कुछ भी नहीं चलेगा सिवा उनकी पसंद की। इंसान एक टुकड़ा ज़मीन के लिए आधा इंच आसमान को कब तक भुलाए रहे। उसे जीने को ज़मीन चाहिए तो सांस लेने को आसमान भी चाहिए। भले ही हम छोटे थे, मम्मा के होठ कई सारी मजबूरियों की वजह से सिले थे, लेकिन हम अपनी पीठ पर लगातार आत्महनन का बोझ महसूस करते। क्या मालूम क्यों पापा को मम्मा के साथ प्रतियोगिता महसूस होती। मम्मा की शिक्षा, उनके विचार और भाव से पापा खुद को कमतर आंकते। फिर शुरू होती पापा की चिढ़ और ताने। जब भी वह नौकरी के लिए छटपटाते, पापा उसे दबाते। जब चुप बैठी रहती, उसे अपनी अफसरी दिखाकर कमतर साबित करते। यह जैसे कभी न ख़त्म होने वाला नासूर बन गया था। भाई अब 10वीं देने वाला था और मैं स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा देने वाली थी। बहुत हुआ,
और कितना सब्र करें। आखिर कहीं मम्मा की भी धार चुक ना जाए। आज जो कुछ हुआ वह एक लंबी उड़ान से पहले होना ही था। मम्मा को अब खुद की ज़मीन तलाश करनी ही होगी, तभी हमें भी अपना आसमान मिलेगा। मुझे अब मम्मा का इस तरह पैरों तले रौंदा जाना कतई पसंद नहीं आ रहा था। दूसरे दिन ऑफिस से आते वक्त पापा के साथ ऑफिस की एक कलीग थी। हम तो यथासंभव उसके साथ औपचारिक भद्रता निभाते रहे, लेकिन वे दोनों अपनी अति अभद्रता के साथ मम्मा का मजाक बनाते रहे। मेरे 48 वर्षीय पिता अचानक ही अब अपने सौंदर्य के प्रति अति यत्नवान हो गए थे। सफ़ेद होती जा रही अपनी मूँछों को कभी रंगते, कभी सिर के बालों को। कुल मिलाकर वयस्क होते जा रहे शरीर के साथ युद्ध लड़ रहे थे ताकि मम्मा की ज़िंदगी में तूफान भर सके। मुझे और मम्मा को लेकर उन्हें एक असहनीय कुतूहल होता और हम अयाचित विपत्तियों के डर से बचने के लिए अपनी आंखें ही बंद कर लेते। हम बच्चे ऐसे भी पापा से कतराने लगे थे और पढ़ाई हो ना हो अपने कमरे में बंद ही रहते। रह जाती मम्मा, जिसकी आंखों के सामने अब नित्य रासलीला चलती। भाई मेरा चिंतित था और मैं भी। यह घर नहीं, एक टूटती दीवार थी। हर कोई इससे दूर भागता है और हम थे कि इसी टूटती दीवार को पकड़कर गिरने से बचने का भरम पाले थे। करते भी क्या, यही तो अपना था ना, कहना ही पड़ता है। जिस पति के सानिध्य में प्रेम और भरोसे की जगह गुलामी का एहसास हो, बिस्तर पर सुकून की नींद की जगह रात बीत जाने की छटपटाहट हो, उस स्त्री के जीवन में कितनी उदासी भर चुकी थी, यह कहने भर की बात नहीं थी। मेरे पापा एक सरकारी मुलाजिम थे, ठीक ठाक देखने में, अच्छी तनख्वाह, एक ढंग का पैतृक घर, उच्च शिक्षित, सीधी सरल सुंदर पत्नी, 2 आज्ञाकारी बच्चे। इसके बावजूद पापा में क्या कमी थी कि हमेशा मम्मा को कमतर साबित करके ही खुद को ऊंचा दिखाने का प्रयास करते रहते। हम सबके अंदर धुएं की भट्टी भर चुकी थी। पापा घर पर नहीं थे। मम्मा हमारे कमरे में आई और बोली, मेरा एक दोस्त है, भोपाल के कॉलेज में प्रिंसिपल। मैं उसे अपनी नौकरी के सिलसिले में मेल करना चाहती हूँ। अगर तुम दोनों भाई बहन हिम्मत करो तो मैं नौकरी के लिए कोशिश करूँ। हाँ, हिम्मत तुम्हें ही करनी होगी। मैं इस घर में रहकर नौकरी नहीं कर पाऊँगी, तुम जानते हो, और बाहर गई तो घर नहीं आ पाऊँगी। क्या तुम दोनों अपनी अपनी परीक्षाएं होने तक यहाँ किसी तरह रह लोगी? जैसे ही तुम्हारी परीक्षाएं हो जाएंगी, मैं तुम दोनों को अपने पास बुला लूँगी। और कितना सहूँ, कहो। यह तुम्हारे व्यक्तित्व पर भी बुरा प्रभाव डाल रहा है। मैं एक अच्छी गृहस्थी चाहती थी, प्यार और समानता से परिपूर्ण, मगर तुम्हारे पापा का मानसिक विकार यह घर तोड़कर ही रहेगा। तुम दोनों अब बड़े हो चुके हो, विपरीत परिस्थिति की वजह से परिपक्व भी, इसीलिए तुम जो कहोगे। मम्मा ने सारी बातें एक साथ हमारे सामने रखी, फिर स्थिर आंखों से हमें देखने लगी। कोई आग्रह या दबाव नहीं था। मम्मा की यही बातें उन्हें पापा से अलग ऊंचाई देती थी। भाई ने कहा, मुझे तो लगता है हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव खुद ही ला सकते हैं। अगर बैठे रहे तो कुछ भी नहीं बदलेगा, हम हमेशा यूं ही दुखी रह जाएंगे। मुझे भी यही लगता है। भाई सही कह रहा है, तुम पापा के अनुसार ही तो चल रही हो। वे तब भी नाखुश हैं और तो और अपनी मनमर्जी से ऐसी हरकत कर रहे हैं जिससे हम सभी परेशान हैं। भला यही होगा तुम नौकरी ढूंढकर बाहर चली जाओ, कहीं तुम्हारी पढ़ाई की फीस पर रोक लगाई तो। मामा चिंतित थे। इतना भी ना डरो, नाना जी का दिया 10 लाख रुपए तुम्हारे और मेरे नाम से जॉइंट अकाउंट में है ना मम्मा। हाँ बस, अब डर की नहीं हिम्मत की बात करूँगी। मम्मा की आंखों में विश्वास की ज्योति दिख रही थी मुझे। जब उपयोगी शिक्षा हो, चाह हो, चेष्टा हो, प्रकृति की शक्ति साथ हो लेती है। मम्मा को उसके दोस्त रमेश ने अपने ही कॉलेज में इकोनॉमिक्स के लेक्चरर के लिए बुला लिया।
रातों रात मम्मा ने पैकिंग की, हमें खूब प्यार किया और भोपाल के लिए ट्रेन पकड़ने खंडवा स्टेशन जाने से पहले शायद आखिरी बार के लिए पापा के पास गए। घर में होते तो पापा को इंटरनेट का एक ही प्रयोग आता था। मम्मा के सामने खड़ी होने के बावजूद उन्होंने फ़ोन में अति व्यस्तता दिखाते हुए लापरवाही से कहा, कहो। सोचा नहीं था मम्मा कहेगी, लेकिन उसने कहा, मैंने नौकरी ढूंढ ली है, इकोनॉमिक्स में लेक्चरर का पद है, बाहर जाना है, अगर आप चाहें तो छुट्टी मिलने पर आ जाया करूँगी। पापा फ़ोन छोड़कर उठ बैठे थे। मेरी नाक के नीचे यह क्या हो रहा है? यह नाक के ऊपर की बात है, आप नहीं समझेंगे। आपने जितना समझा या नहीं भी समझा काफ़ी है। आपने जो इज्जत और प्यार दिया उसके तो क्या ही कहने। अब नौकरी करना ही आखिरी विकल्प है। ऐसा? तुम कभी लौट कर नहीं आ पाओगी, समझ रही हो ना? बच्चों से मिलना तो आसमानी ख्वाब ही समझ लो। शायद पापा को गुलामी करवाना पसंद था, इसीलिए एक गुलाम को किसी भी कीमत पर रोकना चाहते थे, पूरी ठसक के साथ। सब जानती हूँ, आपको समझना बाकी नहीं रहा। कहाँ चली? जगह कौन सी है? खोज खबर रखने की मनसा साफ झलक रही थी। हम दोनों माँ बेटी पापा की रग रग पहचानते थे। क्यों? क्या करेंगी जानकर, जब कोई मतलब रखना ही नहीं है? घटिया स्वार्थी औरत, तुम्हें अपने बच्चों की भी फिक्र नहीं? क्यों? बच्चे अपने पापा के पास हैं, अपने दादा के घर पर हैं, जिन पर उनका भी पूरा हक है। आप कहना क्या चाहते हैं कि मेरे जाते ही आप उन पर अत्याचार करेंगे, उन्हें खाना नहीं देंगे, उनकी पढ़ाई की फीस नहीं भरेंगे? पल पल पर नज़र रखूंगी मैं। उन्हें ज़रा भी तकलीफ़ हुई तो आपकी भली प्रकार खबर लूँगी। पापा क्रोध से लाल हो गए थे। अब तक उनकी जूती में दबी पत्नी उनकी तौहीन कर रही थी और वे चाह कर भी अपना राक्षसी रूप नहीं दिखा पा रहे थे। खूंखार आदमी तब डराता है जब सामने वाला डरने के लिए तैयार हो या मजबूरी में बंधा हो। हम भाई बहनों को आज पहली बार अपनी इज्जत वापस मिली महसूस हो रही थी। मम्मा निकल गई। भोपाल जाकर मम्मा अच्छी तरह व्यवस्थित हो गई थी। रमेश जी ने मम्मा को कॉलेज हॉस्टल में ही रहने का इंतज़ाम कर दिया था। मम्मा रोज़ रात को हमारी खबर लेती, वीडियो कॉल करती। उसने अपने कॉलेज और हॉस्टल का पता दे दिया था और हम हमारी परीक्षाएं समाप्त होने तक दोगुनी गति से पढ़ाई कर रहे थे। पापा अपने ही रौब में थे। वही मम्मा को लेकर हमें खिजाना, व्यंग कसना, घर में कई तरह की औरतों को लाकर मौज मस्ती करना, देर रात तक घर आना। यह अध्याय हमारे लिए बहुत दुखदाई था। बेसब्री से अपनी परीक्षाएं ख़त्म होने का हम इंतज़ार कर रहे थे। आखिर इंतज़ार ख़त्म हुआ। अगर इस बारे में हम पापा से बात करते तो वे हमसे ऐसी सख्ती करते कि शायद दोनों भाई बहन ही अलग कर दिए जाते। बिना मुरवत के हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। अगर उन्हें हमारी मनसा पता चलती तो पापा के ऑफिस जाते ही हम भोपाल की उपलब्ध ट्रेन में बैठ गए। इसके लिए हमें बड़ी जुगत लगानी पड़ी। हमने अपने साथ वे सामान रख लिए जिनसे इस घर में जल्द वापस आए बिना हमारा काम चल जाए। मम्मा को हमने इत्तला कर दिया था। शाम 5 बजे हम मम्मा के हॉस्टल के दरवाजे पर थे, पर यहाँ यह क्या, दरवाजे पर बड़ा सा ताला। नसों में हमारा खून जम सा गया। भाई घबरा गया था। उसकी रोनी सूरत देख मेरा भी दिल बैठ गया। हम तो पापा को बिना बताए आ गए थे। कहीं मम्मा नहीं मिली तो? इतने बड़े शहर में हम दोनों रात कैसे बिताएंगे? फिर पापा के पास वापस जाना। मैंने मम्मा को फ़ोन लगाया। 2 बार 3 बार लगातार बजती रही घंटी। शाम का डूबता सा सूरज हमें डराने लगा। भाई और हम एक दूसरे का मुख ताक रहे थे। दिमाग को डर के सिवा कुछ सूझ नहीं रहा था। अचानक सामने से एक लड़की को आती दिखा। होगी कोई 16-17 साल की। रेगिस्तान में जैसे जल का सोता। काश इसे ही कुछ मालूम हो।
पर ऐसा क्यों होगा भला? दुखी और निराश मन से हम उस लड़की को देख रहे थे और वह हमारे पास आकर खड़ी हो गई। मुझे आपकी माँ ने भेजा है, उधर ऑटो खड़ा है, आप लोग मेरे साथ चलिए। हमारे हाथों में चांद तारे आ गए थे। मैंने फिर भी उससे कुछ पूछना चाहा, तब तक लड़की ने कहा, मैडम से यह लीजिए, बात कर लीजिए। उसने फ़ोन लगाकर मुझे दिया। मम्मा, मेरी टूटी हुई आवाज़ के बावजूद मम्मा ने जल्दीबाजी में कहा, तुम लोग आओ पहले, फिर सब बताती हूँ। तुम्हें जो ला रही है वह रजनी है, बहुत अच्छी है, बेटी जैसी। मिलते हैं। यह 2 मंजिला बंगलानुमा बड़ा सा मकान था। अगल बगल 2 दरवाजे थे। बड़ा दरवाज़ा गैरेज के सामने खुलता था। मध्यम आकार का यह दरवाज़ा, जिससे हम दोनों अपने 2 सूटकेस के साथ अंदर आए थे, मकान के बरामदे के सामने था। गेट के सीधे में पत्थर की बंधी सड़क थी। दोनों ओर फूल के पेड़ पौधे थे। हम इन्हें बाजू में छोड़ते हुए मकान के बरामदे पर स्थित दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। मम्मा से मिलने की अथाह उत्साह में डूबते सूरज की सुरमई सामने अनिश्चित का जरा जरा सा कंपन भर दिया था, मगर विश्वास का संबल भी साथ ही था। अब तक मम्मा बाहर आ गई थी। पूरे 1 साल बाद हम मम्मा को देख रहे थे। पीली जयपुरी प्लाजो सूट में भव्य लग रही थी। आंखों में चमक वापस आ गई थी। गालों में लाली थी। रंग भी फिर से निखर गया था। हम दोनों को उसने गर्मजोशी से गले लगा लिया। आंखों में आंसू भर आए थे। हम मम्मा को पाकर आश्वस्त थे, लेकिन क्या पता मैं जाने क्यों कुछ आशंकित सी महसूस कर रही थी। क्या यह मम्मा का अपना घर है या मम्मा का घर बस रहा है और हम घर विहीन हो रहे हैं धीरे धीरे। भाई को मेरी धड़कनें तुरंत महसूस हो जाती हैं। उसने सशंकित सा मुझे देखा। मम्मा ने रजनी से कहा कि हमें वह हमारा कमरा दिखा दे और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में हमारे ज़रूरत का सामान रख दे। मम्मा, मैंने आवाज़ लगाई थी। मम्मा ने कहा, सब बताती हूँ, यह जल्दीबाजी की बात नहीं है। मम्मा मन की बात खूब समझती हैं। वह फिर उसी शीघ्रता से दूसरे किनारे बने एक कमरे में दाखिल हो गई। रजनी हमारे कमरे से लगे बाथरूम में सब कुछ व्यवस्थित कर रही थी। भाई ने कहा, दीदी, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, क्या मम्मा भी पापा के जैसे? मैंने उसे रोकते हुए कहा, मम्मा पर हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। वह पापा की तरह नहीं है। उसमें सच्चाई है, हमारे लिए चिंता भी। रुको ज़रा, हमारा यह कमरा दूसरी मंजिल पर है। 2 अगल बगल पलंग पर सफ़ेद फुलकारी वाली चादर के साथ आकर्षक बिस्तर लगे हैं। बगल की अलमारी में कुछ अच्छी चुनिंदा किताब भी रखे हैं। पास ही टेबल कुर्सी और एक कपड़ों की छोटी सी अलमारी है। रजनी जाने को हुई तो मैंने उसे रोका। रजनी, क्या तुम बता सकती हो हम यह कहाँ आ गए हैं? तभी मम्मा ने रजनी को नीचे से आवाज़ दी और वह कहने को कुछ होती हुए भी नीचे चली गई। हम अपने घर में हमेशा त्रिशंकु की तरह रहें। न मान की ऊंचाई मिली, ना प्रेम का आधार। बीच में रहे हमेशा, असुरक्षित, अशांत, असहाय से। यह हमारा अपना घर नहीं था, लेकिन शायद मम्मा का निडर भाव हमें सुरक्षा का आभास दे रहा था। 2 घंटे बाद, यानी करीब रात के 8 बजे, वह हमारे कमरे में आई। उसने हमें पुचकारा, मगर हम दोनों भाई बहन अब संतोष मानने की हिम्मत खो चुके थे। हमारी मन में उलझनों की घटाएं घनी हो आई थी। मैंने तुरंत कहा, मम्मा, क्या यह घर तुम्हारा है? चलो आओ मेरे साथ, तुम्हारे सारे सवाल के उत्तर वहीं मिल जाएंगे। हम निचली मंजिल के उसी किनारे वाले कमरे में दाखिल हुए जहां मम्मा को शाम को हमने जाते देखा था। सुंदर नक्काशीदार पॉलिश किए हुए दरवाजे से अंदर जाते ही एक गरिमापूर्ण सुसज्जित कमरा हमारे सामने था। कमरे के बीचों बीच सागवान लकड़ी के चारों ओर से स्टैंड लगी पलंग थी। इस पलंग पर 45 के आसपास के एक शांतचित्त पुरुष लेटे थे, जिनके एक पैर पर प्लास्टर चढ़ा था और यह पैर पलंग से जुड़े एक स्टैंड से बंधा था।
मम्मा ने पुकारा उन्हें। रमेश, मेरे दोनों बच्चे आए हैं। मैं अजीब सा महसूस करने लगी। मम्मा को हमें बताना चाहिए था कि हम कहाँ लाए गए हैं। रमेश जी तो मम्मा के दोस्त हैं। क्या यह इन्हीं का घर है? इन्हें चोट कैसे आई है? ढेरों सवाल मुझे तंग करने लगे थे। रमेश जी ने हमारी ओर देखा। क्या जादू सा था उनकी आंखों में, गेहुए वर्ण में आकर्षक चेहरा, और ऊंचाई भी तकरीबन 6 फुट के आसपास होगी। हमने कभी ऐसा शांत चेहरा नहीं देखा था। रमेश जी यथासंभव हमारी ओर मुड़े। हम दोनों के हाथ पकड़े और कहा, तुम दोनों को कब से देखना चाहता था। मनीषा, इन्हें यहाँ आराम से रहने को कहो। जब मैं ठीक हो जाऊँगा इन्हें भोपाल में अच्छी स्कूल कॉलेज में भर्ती करवा दूँगा। तब तक इनके रिज़ल्ट आ जाएं। मम्मा ने रमेश जी से पूछा, अभी और किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? रजनी को यहीं आसपास रुकने को कहती हूँ। मैं ज़रा बच्चों के साथ हूँ। कुछ ज़रूरत हो तो फ़ोन से बुला लेना। हाँ हाँ ज़रूर, अभी तुम इनके साथ रहो। हम ऊपर अपने कमरे में चले आए थे। रहस्य की जाने कितनी परतें अभी उघड़नी बाकी थी। मैं और भाई बेसब्र हुए जा रहे थे। रजनी कौन है मम्मा? मैंने पूछ लिया। इनके कॉलेज के चपरासी की बेटी है। चपरासी का 5 वर्षों पहले निधन हो गया तो उसकी बीवी और बच्ची मुश्किल में आ गई थी। रमेश जी ने पड़ोस में माँ बेटी को छोटा सा घर खरीद कर दे दिया। इसकी माँ इस घर में साफ़ सफाई का काम कर लेती है और रमेश जी इसके लिए उसे ठीक ठाक तनख्वाह देते हैं। रजनी 11वीं में थी। उसकी पढ़ाई का भी रमेश जी इंतज़ाम देखते हैं। इन्हीं रमेश जी के कॉलेज में तुम लेक्चरर हो ना? सही पहचाना। मेरे पुराने दोस्त हैं और अब ये हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। इन्हीं का कॉलेज है। अब तक हम अपने कमरे की पलंग पर पसर कर बैठ चुके थे। मम्मा भाई के सिर को अपनी गोद में रखकर आराम से हमारे पास बैठ गई थी। मम्मा, हम जानना चाहते हैं कि तुम यहाँ क्यों हो? तुम तो हॉस्टल में रहती थी ना? तुमने कहा था तुमने किराए का एक मकान देख रखा है और हमारे आते ही हम सब बाहर रहने लगेंगे। यही तय था। लेकिन 2 दिन पहले रमेश जी का एक्सीडेंट में पैर टूट जाने के बाद डॉक्टर के कहने पर मुझे आज यहाँ आ जाना पड़ा है। और चूंकि इनका अपना कोई जिम्मेदारी लेने वाला है नहीं, मुझे ही देखभाल के लिए रुकना होगा। रमेश जी दिल के बड़े प्यारे और सच्चे इंसान हैं। सुना ना, तुम्हारे लिए उन्होंने क्या कहा? तुम लोग यहाँ कुछ दिन शांति से रहो। 1 आध महीने में रमेश जी ठीक होने लगे तो हम किसी अच्छे मकान में चले जाएंगे और तुम दोनों को यहीं अच्छे स्कूल और कॉलेज में भर्ती कर देंगे। मम्मा, रमेश जी के बारे में कुछ और बात कहो ना, जो अब तक तुमने नहीं कहा। रमेश जी कॉलेज में 2 वर्ष मुझसे सीनियर थे। इनका भी विषय इकोनॉमिक्स था। मेरे कई दोस्त पढ़ाई में इनसे मदद लेते तो मैं भी इनसे मदद लेने लगी थी। समय के साथ हम में एक सहज सी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ जब कभी बैठते या 2 कप कॉफ़ी के लिए कैंटीन ही जाते, हम अच्छा सा महसूस करते, जैसे एक दूसरे के लिए हम कोई टॉनिक थे। कॉलेज से निकलते वक्त रमेश मुझे अपना फ़ोन नंबर और पता दे गए थे। यह छोटा सा आदान प्रदान लगातार जारी रहा और हम जैसे तैसे इस महीने से संपर्क सूत्र को बनाए रखने में सफल हुए। कह लो एक सीधी सादी अच्छी दोस्ती, जहाँ कुछ ना होकर भी बहुत कुछ। चलो छोड़ो, तुम लोग अपनी खबर सुनाओ। मेरा दिल धुक-पुक कर रहा था। भाई के चेहरे पर डर, कुंठा, असमंजस सब झलक आया था। आखिर मम्मा हमें क्या कहते रुक गई थी। हम दोनों माँ की खुशियाँ चाहते थे, लेकिन कहीं यह खुशी परिवार टूटने से जुड़ी हो तो? परिवार टूटने का गम कम तो नहीं होता है। मम्मा इस बीच रमेश जी के पास गई और रसोइये ने जो खाना पहुंचाया उसे उन्हें खिलाकर हमारे पास आ गई। हम तीनों आज बड़े दिनों बाद साथ खाना खा रहे थे और पुराने दिनों से कहीं बेहतर मनोदशा में। तब तो खाने पर माँ के बैठते ही पापा के ताने शुरू हो जाते। आज हमारा खाना हम दोनों भाई बहनों की अपनी पसंद का था।
भाई की पसंद का छोले भटूरे, मेरी पसंद के पनीर दो प्याजा, वेज बिरयानी। मम्मा, यह मकान तो रमेश जी का होगा ना? मेरे इतना पूछते ही मम्मा ने कहना शुरू किया, मेरे बच्चे, मैं अभी यहाँ फ़िलहाल 25,000 रुपये प्रति माह की नौकरी करती हूँ। तुम्हें लगता है कि साल भर में मैं 2 करोड़ रुपए का यह 2 मंजिला मकान खरीद पाऊँगी? बच्चे, यह रमेश जी का है मकान। मम्मा, इनकी पत्नी, परिवार? इनकी कोई संतान नहीं है। पत्नी है, लेकिन क्या मम्मा? शायद इनकी पत्नी के बारे में मेरा कुछ भी कहना सही नहीं होगा। एक कसमकस सी भर रही थी मेरी सांसों में। आखिर रमेश जी और मेरी मम्मी का रिश्ता कैसा था? हमारा भविष्य क्या था? क्या हमें पापा के पास लौटकर फिर से उन्हीं जिल्लतों में जीना होगा? रमेश जी और मम्मा साथ हो तो क्या यह सही निर्णय होगा? मैं यही सब सोच रही थी। मम्मा हमारे पास वाले कमरे में सोने चली गई। नमन ने पूछा धीरे से, दीदी, मम्मा अगर रमेश जी से शादी कर ले तो तुम्हें कैसा लगेगा? देख भाई, मम्मा को कभी वह प्यार व सम्मान मिला ही नहीं जिनकी वह हकदार थी। आज अगर रमेश जी से माँ को वह सब मिल सकता है जिससे उसकी बाकी ज़िंदगी सुख से बीते, तो इसमें हमें भी खुश ही होना चाहिए। हमारी मम्मा ऐसी नहीं है कि वह हमारी फ़िक्र ना करे। मम्मा तो कुछ बताएंगी नहीं। क्या कल जब मम्मा कॉलेज चली जाए तो हम रमेश जी से बात करें? सुबह मम्मा के कॉलेज जाने के बाद हम दोनों को रमेश जी ने अपने साथ नाश्ते पर बुलाया। उनकी देखभाल में रजनी और रसोइये के साथ एक और लड़का था जो शायद रात को उनके कमरे में देखभाल के लिए रहता था। रमेश जी उसे कविराज बुला रहे थे। मैंने पूछा, अंकल, ये कैसा नाम है? यह नाम मैंने दिया है बेटा। वह दरअसल बहुत बढ़िया कविता लिखता है। मैंने सोचा है यह मन भर कर लिख ले, फिर इसकी कविताओं की किताब छपवा दूंगा। इसका नाम तो वैसे रतन है। वाकई आप सभी का बहुत ख्याल रखते हैं अंकल। मम्मा आपकी बहुत तारीफ़ कर रही थी। अच्छा, किस बारे में? रमेश जी के चेहरे पर 100 दिए एक साथ जल उठे जैसे। वही रजनी और उनकी माँ के बारे में। मैंने अपनी झिझक संभाली। रमेश जी ने कुछ और सुनने की उम्मीद रखी थी। शायद उन्होंने अच्छा कहकर अपने नाश्ते की प्लेट पर खुद को केंद्रित किया। भाई ने अपनी कोहिनी से मुझ पर दबाव बनाते हुए मुझे संकेत देना चाहा कि मैं इस मौके का जल्द सदुपयोग करूं। अंकल, दरअसल मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। समझ नहीं आता इतनी सारी बातें आपसे। अरे बेटा, आप लोग मुझे अपने पापा की जगह पर रख कर कहो। मतलब अंकल हूँ ना? रमेश जी अपनी बात समझकर झेपते हुए संभल से गए। भाई का सब्र जाता रहा था। वह बिना देर किए तुरंत कह पड़ा, अंकल, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम तो पापा से बिना कुछ कहे ही यहाँ आ गए हैं। बाद में पापा के दीदी को संदेश भेजने पर दीदी ने कहा कि हम मम्मा के पास चले आए हैं। पापा ने हमें दोबारा ना लौटने की धमकी दी। इधर मम्मा ठीक से कुछ बता नहीं रही हैं। हम बहुत परेशान हैं। रमेश जी अत्यंत कुशाग्र थे। वे समझ रहे थे हम क्या कहना चाहते हैं, जानना क्या चाहते हैं। उन्होंने शांत स्वर में कहना शुरू किया और हम उनकी कहानी में डूबते चले गए। मैं कई सारी बातें आपको साफ ही कहूँगा। आप अब बड़े हो गए हो, चिंतित होना वाजिब है। ज़िंदगी को आप समझते हो। मैं अकेला अब भी हूँ, तब भी था जब मेरी शादी हुई थी। हम दोनों की चौड़ी हुई आंखों को देख रमेश जी कुछ पल को रुक गए। वे समझ गए थे कि हम क्यों उत्सुक हैं। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। मेरी पूर्व पत्नी ने मेरी खानदानी धन संपत्ति देखकर मुझसे शादी की और मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद मेरा ही अकेला वारिस रह जाना उसे बड़ा आह्लादित किया। लेकिन कुछ समय बाद से ही उसे महसूस होने लगा कि उसने अपने क्लर्क प्रेमी को छोड़ मुझसे शादी करके बड़ी गलती कर दी है। उसका क्लर्क प्रेमी भले ही उसकी शादी से पहले छोटी सी नौकरी की वजह से वर्क की लिस्ट से निकल गया था, लेकिन उसकी मेरे साथ 4 साल की शादी में जब मैं दुनिया भर के लोगों की मदद में उसकी समझ से
पैसे उड़ा रहा था, उसके प्रेमी ने अपनी नौकरी के सदुपयोग द्वारा लोगों के काम कर देने के बदले यानी पब्लिक सर्विस के एवज में उल्टे हाथ से न सिर्फ दोगुने पैसे कमाए बल्कि खुद का फ्लैट और गाड़ी भी ले ली। मेरी पत्नी को खुद के ठगे जाने का ज्ञान हुआ और अपनी गलती सुधारने के लिए उसने अपने पूर्व प्रेमी से धीरे धीरे संपर्क बढ़ाया। उसका प्रेमी क्लर्क कहकर दुत्कारने जाने से अब गजब की इच्छा शक्ति से भर गया था, और जब उसकी पूर्व प्रेमिका ने उसके आगे नाक रगड़ी तो मेरी पत्नी को दोबारा जीत ले जाने का लोभ वह न संभाल सका, जबकि मैं ऐसी प्रतियोगिता वाले दृश्य में कभी था ही नहीं। मेरी पूर्व पत्नी और उसके प्रेमी को एक बार फिर से साथ होकर मुझे सबक सिखाने का बराबर का आनंद आया। प्रेमी ने अपनी चोट खाए अहम पर मलहम लगा सा लिया और पत्नी ने मेरे पैसे उड़ाने जैसे गलत आदत के एवज में मुझे सबक सिखाया। वैसे मैंने सीखा नहीं सबक। मेरे लिए मेरे पैसे मेरे अकेले के सुख भोग के लिए नहीं हैं। जब भी मैं ऐसे किन्हीं को दूंगा जिन्हें मेरी या मेरे पैसों की ज़रूरत होगी, मैं नहीं रुकूंगा। मैं खुश हूँ कि मनीषा, माफ़ करना तुम्हारी मम्मा, मुझे समझती है और वह खुद भी वैसी ही स्त्री है जिसे मैं चाह सकता हूँ। मतलब रमेश जी शायद अपने मन की बात बेतकल्लुफ़ से कह गए थे और तुरंत वे अपनी कुछ बातें वापस छिपाना चाहते थे। शर्मा कर वे चुप से हो गए और अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगे। मुझे ही क्या, भाई को भी लग रहा था कि रमेश जी मम्मा के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैंने जिम्मेदारी समझते हुए कहा, अंकल, मम्मा की ज़िंदगी में आप जैसा कोई सीधा साधा इंसान आ जाए तो उनकी ज़िंदगी संवर जाए। उनकी 21 साल की शादी में मैं जानता हूँ मनीषा का दुख, तुम्हारी मम्मा का, वे बोले। एक दोस्त की तरह उसने अपनी ज़िंदगी मुझसे कुछ हद तक साझा की है और मैंने भी, लेकिन बच्चों यह खेल नहीं है। मनीषा का मन मैं अब तक नहीं समझ सका। वह ऐसे विषय से अब तक बचती रही है। क्या वह तुम्हारे पापा को पाना चाहती है? क्या मालूम। रमेश जी कुछ अनजानी उदासी से घिर गए थे। मैं अचानक उठी और रमेश जी के पैर छू लिए। भाई को यह अव्वल दर्जे की नाटकीयता लगी। वह मुंह में भोंपू ठूसे अवाक सा मुझे निहारता रहा। अंकल भी कुछ सकपका से गए, लेकिन मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर मेरे प्रति उन्होंने उपकार दिखाए। मैंने कहा, अंकल, मम्मा मेरे पापा के पास लौटकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगी। सच तो यह भी है कि हम भी अब उस नरक में कभी वापस नहीं जाना चाहेंगे। पापा खुद के सिवा किसी को नहीं जानते अंकल, और हमें ऐसा स्वभाव फटी आँख नहीं सुहाता। वह तो ठीक है बेटा, लेकिन आपकी मम्मा के लिए मैं क्या हूँ? जब तक यह ना समझूं कैसे आगे बढ़ूं। फिर नमन की क्या राय है? भाई बेचारे ने सिर झुका लिया। उसके आगे जैसे ढेरों दृश्य एक साथ भागे जा रहे थे और वह सक पकाया खड़ा ताक रहा था। मैंने कहा, अंकल, भाई अभी उतना समझ नहीं सकता। मेरी राय है, उसकी राय है। मैं मम्मा का मन पता करने का दायित्व लेती हूँ। आप निश्चिंत रहें और जैसा मैं कहूँ आप वैसा करें। रमेश जी राजी हो गए और हम अपने कमरे में आकर मंसूबों को सच करने की हिम्मत बांधने लगे। मम्मा वापस कॉलेज से आकर सबकी देखभाल में लग गई, जैसा घर पर भी किया करती थी। मैं एक अवसर की तलाश में थी जब रमेश जी को लेकर मम्मा का मन जान सकूं। रात को डर डर कर छेड़ ही दिया मैंने, मम्मा, रमेश अंकल बहुत अच्छे हैं, सो जाओ तुम दोनों। मम्मा रोक रही थी मुझे। मम्मा, तुम अपनी ज़िंदगी से मुंह मोड़ रही हो। चलो वह भी सही, लेकिन यह तो हमारी ज़िंदगी का भी सवाल है ना। मैं तुम लोगों के साथ एक किराए के मकान में चली जाऊंगी। तुम लोग चिंतित मत हो, मैं अलग से ट्यूशन भी कर लूँगी। मम्मा, तुमने रमेश अंकल का मन कभी पढ़ा है? कंचन, मैंने एक का पढ़ा, तुम्हारे पापा का बहुत पढ़ लिया, अब और नहीं। मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, मुझे ज़्यादा की चाह नहीं। मम्मा तो बड़ी ज़िद्दी हैं,
जो सोचेगी वही करेगी। मगर मैंने तो रमेश जी को समझा है। फिर मेरी मम्मा को ज़िंदगी में कभी पति का प्रेम और सम्मान मिला ही नहीं। काटने को तो काट लेगी ज़िंदगी, लेकिन हम दोनों भाई बहन के अपनी ज़िंदगी में बस जाने के बाद क्या मम्मा पीछे नहीं छूट जाएंगी? कैसे समझूं मम्मा के दिल की सच्ची बात। दूसरे दिन मम्मा के शाम को कॉलेज से वापस आने के बाद घर में कोहराम सा मचा था। पहले तो सब कुछ शांत ही था। अचानक जैसे समंदर में ज्वार सा उठने लगा। कॉलेज से आने के बाद मम्मा नहा धोकर रमेश जी के कमरे में जाती थी। उनका प्लास्टर चढ़ा हुआ पैर देखती। दोपहर को नर्स या डॉक्टर जो भी आते से फ़ोन पर रमेश जी का हाल पूछती, दवा पूछती, फिर चाय के लिए जाती। आज भी जब रमेश जी के कमरे में गई और पलंग पर उन्हें ना पाकर सोचा, नौकर कविराज की मदद से ज़रूर वे बाथरूम गए होंगे। जब आधा घंटा उनके इंतज़ार का हो गया और रमेश जी बाथरूम से निकले ही नहीं, तो वह परेशान हो हर और ढूंढने लगी। रसोइये ने अनुभवहीनता जताई, कविराज, रजनी और उसकी माँ ने भी। हम दोनों भाई बहन तो पूछने के काबिल भी कहाँ थे। हमें तो 2 दिन ही हुए थे यहाँ आए। इस घर का ओर छोर तक हमें मालूम नहीं था। आखिर थक हार कर सब और ढूंढकर मम्मा हमारे कमरे में आई और हमसे रमेश जी के बारे में पूछा। मैंने उल्टा पूछा, क्यों? इतनी भी क्या जल्दी है उनके मिलने की? गए होंगे कहीं? बच्चे तो नहीं है ना? कोई उन्हें कहीं ले गया होगा। कोई नहीं है उनका मेरे सिवा। उनकी पैर की हड्डी टूटी है, कैसे जाएंगे? तुम्हारे सिवा कोई नहीं है और उन्हें छोड़कर तुम किराए के मकान में जाना चाहती हो। कंचन, तुम नहीं समझोगी। बताओ जल्दी, कहाँ गए हैं वे? मैं क्या जानूँ? ऊपरी मंजिल पर जबकि रमेश जी का जाना दूभर था, फिर भी मम्मा उधर भी देख आई। मैं कमरे से अब बाहर आकर मम्मा पर नज़रें रखी थी। अंत में इतनी दौड़ धूप के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह निचली मंजिल में अपने कमरे में जा दरवाज़ा भिड़ाकर अंदर हो गई। मैंने चुपके से दरवाजे की आड़ से देखा। वह अपने बिस्तर पर बैठी लगातार बह रहे आंसुओं को क्रोध से भरी हुई पोंछ रही थी। मैं सूचित कराई और कविराज व्हीलचेयर ठेलता रमेश जी को ले मम्मा के कमरे में हाजिर हुआ। मैं अध खुली खिड़की के बाहर खड़ी होकर देख रही थी। रमेश जी को मम्मा के सामने छोड़ कविराज निकलने को हुआ ही था कि मम्मा की नज़र रमेश जी पर पड़ी। वह उठकर खड़ी हो गई। पहले तो ऐसा लगा कि वह रमेश जी से लिपट कर रो पड़ेंगी, लेकिन वह खड़ी की खड़ी रह गई। फिर जैसे उन्हें होश आया और वह कविराज पर बिफर पड़ी। कविराज को स्वीकारना पड़ा कि इस मकान के पीछे बने कविराज के अपने छोटे से कमरे में रमेश जी रुके थे और यह कि पूरा प्लॉट कंचन यानी मेरा लिखा गया है। कविराज मुझ पर पूरा नाटक चढ़ाकर मंच से उतर गया। अभी मैं अपने आगे के किरदार को समझ पाती, मेरे सामने एक अनुपम दृश्य आया। रमेश जी अपनी मनीषा की ओर अग्रसर हुए। उनकी मनीषा उन्हें निहारते स्थिर चित्र की तरह अपनी जगह खड़ी रही। रमेश ने मनीषा का हाथ अपने हाथों में लिया। कहा, कहो, तुम मेरी फिक्र नहीं करती, मेरी चिंता नहीं करती, मुझे हमेशा के लिए भुला कर रह पाओगी? आप क्यों गए रमेश उधर? मुझे तकलीफ़ देने की इच्छा हुई या मुझे परखना चाहते थे? नहीं तो कभी नहीं। बिटिया ने कहा कि मम्मा समझ नहीं पा रही हैं कि वह आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। उन्हें यह बात समझाना होगा और इसीलिए बिटिया की बात मुझे माननी पड़ी। रमेश जी ने अपनी प्रेयसी के गाल पर 2 उंगलियों से छेड़ते हुए कहा, अब समझ रही हो ना खुद को? अब मेरे बच्चों को मुझसे दूर तो ना करोगी? व्हील चेयर पर बैठे रमेश की गोद में मनीषा ने अपना सिर रख दिया था। रमेश धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फिराने लगे। सांकल खुल चुकी थी। मम्मा ने बिना कुछ लिए दिए हमारे पापा सुनील को तलाक दे दिया था और कानूनी रूप से मनीषा और रमेश एक हो गए थे। हमें एक मनोरम आज और प्यारा निश्चित कल मिला था। मुझे खुशी थी कि मैंने बंद कोठरी की एक सांकल खुलने की जिद की तो स्वतंत्रता, सम्मान और प्रेम के लिए आगे की 100 पुश्ते के 100 दरवाजे भी खुल गए।
आशा की सैकड़ों रश्मियों के लिए दरवाजे खुल गए। दोस्तों, दीपन वीता रॉय बैनर्जी जी द्वारा लिखित यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी।